नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। संसद में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पारित होने के साथ ही बजटीय कार्यवाही संपन्न। प्रधानमंत्री ने कहा, गांव के गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के अभियान का उद्देश्य उनमें विश्वास की भावना बढ़ाना है। असम और मेघालय सरकार ने सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 की शुरुआत की। इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ हुई वार्ता के बाद रूस कीव के निकट सैन्य गतिविधि घटाने पर सहमत। और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मैच जारी। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से आयोजित हो रहा है और इसकी मेजबानी बिम्स्टेक का मौजूदा अध्यक्ष श्रीलंका कर रहा है। सम्मेलन में कोविड महामारी से जुड़ी चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ऐसी अनिश्चितताओं पर मुख्य रूप से चर्चा हो सकती है जिनका सामना बिम्स्टेक सदस्य कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुए। डॉक्टर जयशंकर ने बिम्स्टेक देशों में विशेष रूप से लोगों के बीच संपर्क, ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और उसका विस्तार करने के संकल्प पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार और सामूहिक परियोजनाओं पर अपनी सक्रिय भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक राष्ट्रों को आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, साइबर हमलों और नशीले पदार्थों की तस्करी की समस्याओं से भी मिलकर लड़ना चाहिए। संसद ने वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पारित कर दिया है और राज्यसभा ने उन्हें विस्तृत चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया है। इसके साथ ही संसद ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी बजटीय कार्यवाही पूरी कर ली है। राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शीर्ष 5 एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में बना हुआ है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विदेशों के निवेशकों ने इस सरकार की निर्णायक क्षमता पर भरोसा किया है। In the 7 years and 9 months of Prime Minister Modi's government till December 2021, the FDI inflow into India has been $500.5 billion, and that is about 65% higher than the FDI inflows during the entire 10-year regime of the UPA. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त विधेयक ऐसे समय में पेश किया गया है जब महामारी से उबरने की प्रक्रिया अभी जारी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की स्थिति का भी प्रभाव भारत पर पड़ा है क्योंकि इससे कई आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अनुमान के अनुसार निरंतर आर्थिक सुधार जारी रखना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था कि बजट में उन संसाधनों में कटौती नहीं करनी चाहिए जिनसे आम लोगों पर दबाव बढ़ता हो। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। राज्यसभा ने आज विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। इसके साथ ही संसद द्वारा बजटीय प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। लोकसभा ने इस विधेयक को पिछले हफ्ते ही मंजूरी दे दी थी। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विभिन्न विकसित देशों के विपरीत सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार व संसाधन जुटाने के लिए करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि दुनिया के 32 देशों ने महामारी के बाद विभिन्न करों की दरों में वृद्धि की।
उन्होंने कहा कि कोविड की 2 लहरों और ओमिक्रॉन स्वरूप की समस्या के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की समस्या सामने आ गई। उन्होंने कहा कि महामारी की तरह रूस यूक्रेन युद्ध से भी पूरी दुनिया प्रभावित हुई और स्थिति सामान्य नहीं रह गई। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी बुरी तरह प्रभावित हुई। सीतारामन ने कहा कि सरकार ने संसाधन जुटाने के लिए कराधान का सहारा नहीं लिया। वहीं कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार की प्रक्रिया में किसी कर में वृद्धि नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मीडिया सहित अन्य क्षेत्रों में अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार कोविड से निपटने के लिए कर लगा सकती है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सदस्य केजे अल्फोंस ने कहा कि जब लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि अब चीजें सुधरनी शुरू होंगी, तो उसी बीच रूस एवं यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था फिर से नीचे की तरफ जाने लगी है। तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन ने कहा कि पेट्रोल व डीजल की कीमत में वृद्धि के बाद हर चीज महंगी हो रही है और आम लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बीमा उद्योग के वेतन की समीक्षा होनी थी। इस उद्योग के कर्मचारियों ने कोविड काल में लगातार काम किया था, उनके वेतन की समीक्षा की जानी चाहिए। भाजपा सदस्य अरुण सिंह ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस एवं ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों ने कोविड के बाद करों की दर बढ़ा दी है, जबकि वित्त मंत्री ने बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक, भाजपा सदस्य रामकुमार वर्मा, भाकपा के विनय विश्वम, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, भाजपा से संबद्ध मनोनीत सदस्य स्वप्न दास गुप्ता, आईयूएमएल सदस्य अब्दुल वहाब, भाजपा के महेश पोद्दार ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। इसके बाद सदन में संविधान आदेश विधेयक 2022 पर चर्चा शुरू हुई। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने ये विधेयक चर्चा के लिए रखा। राज्यसभा में आज कांग्रेस और वामपंथी दलों ने केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिवसीय आम हड़ताल का मुद्दा उठाया। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और उसके बाद नियम 267 के तहत मुद्दे उठाने की अनुमति वाले नोटिस का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मुद्दों को इनसे जुड़े विषयों पर सदन में होने वाली चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है। विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया। बाद में सभापति ने सदस्यों को 1-1 मिनट में अपने अपने मुद्दों का उल्लेख करने की अनुमति दी। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि मजदूर इस देश की रीढ़ की हड्डी है और सरकार की नीतियों के खिलाफ वो 2 दिनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। माकपा के जॉन ब्रिट्स ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि सदन इस हड़ताल पर चर्चा करे। इसके बाद सदन में शून्यकाल हुआ, जिसमें भाजपा सदस्य नरहरि अमीन ने गुर्दे की बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ने पर चिंता जताते हुए देश में डायलिसिस केंद्रों की संख्या बढ़ाने की मांग की। भाजपा के ही विकास महत्मे ने घुमतू जनजातियों का मुद्दा उठाया। वहीं भाजपा के ही संजय सेठ ने शिक्षा से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि निजी स्कूलों में स्तरीय शिक्षा नहीं प्रदान की जाती। कांग्रेस की रजनी अशोक पाटिल, आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, तेलुगु देशम पार्टी के कनक मेदला, रविंद्र कुमार, भाजपा के ब्रिजलाल, तृणमूल कांग्रेस के नदीमुल हक, द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा, भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा, सपा के रेवती रमण सिंह, माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास, बीजेपी के सुजीत कुमार, कांग्रेस के जीसी चंद्रशेखर और एमएनएफ सदस्य के वेलवना ने भी लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे शून्यकाल के दौरान उठाए। और अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में आज अनेक सदस्यों ने शून्यकाल में विभिन्न मुद्दे उठाए। वहीं कुछ सदस्यों ने नियम 377 के तहत सदन में अपने विषय रखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चंडीगढ़ के सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमों के दायरे में लाने की हालिया घोषणा की पृष्ठभूमि में शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब के लिए भावनात्मक मुद्दा है और बतौर राजधानी इसे पंजाब के तहत किया जाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा कि चंडीगढ़ लंबे समय से पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। समय समय पर केंद्र सरकारों ने चंडीगढ़ पर हमारे दावे को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने इसे भावनात्मक मुद्दा बताते हुए दावा किया कि इन सब पर पंजाब का अधिकार कम किया जा रहा है।
उन्होंने 1980 के दशक के राजीव लोंगोवाल समझौते का हवाला देते हुए सरकार से यह आग्रह भी किया कि चंडीगढ़ को पंजाब के अधीन किया जाए। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ सिरप का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे बच्चों की मौत की खबरें आई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के घटिया सिरप की बिक्री पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ओवैसी ने इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के फजलुर रहमान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बसने वाले वन गुर्जर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हिना गावित ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जिन युवाओं की उम्र सेना में भर्ती की आयु सीमा से अधिक हो गई है, उन्हें छूट दी जानी चाहिए। कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने मजदूर संगठनों द्वारा सरकार की निजीकरण की नीतियों के खिलाफ आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुद्दा उठाते हुए इसे समर्थन देने की घोषणा की। विपक्षी सदस्यों ने इस विषय पर निचले सदन में चर्चा कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने दावा किया कि इस हड़ताल को व्यापक समर्थन नहीं मिला है और ये सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के रोष को प्रदर्शित करती है। राय ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि सभी चीजों को बेचने की उसकी नीति से लोग अप्रसन्न हैं। उन्होंने इस विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संपूर्ण विपक्ष ने मजदूर संघों की पूर्ण समर्थन दिया है, जबकि पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में हड़ताल को विफल बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा से जुड़े भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर अन्य सभी मजदूर संघों ने इस हड़ताल में हिस्सा लिया है और इनका सरकार से आग्रह है कि सरकार राष्ट्रीय संसाधनों की लूट को रोके। चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस सदस्यों पर हड़ताल के मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। नए श्रम कानूनों, सरकार की निजीकरण नीतियों और मनरेगा मजदूरी के भुगतान में देरी के विरोध में हड़ताल आयोजित की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता श्रमिकों के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। भाजपा के सुभाष बहेड़िया ने कहा कि धर्मांतरण करके मुसलमान और ईसाई बन गए अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि देश भर में भारतीय जीवन बीमा निगम के हजारों एजेंटों के सामने अनेक समस्याएं हैं और सरकार को उन्हें ईएसआईसी के दायरे में लाने के श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास विचाराधीन प्रस्ताव पर जल्द फैसला लेना चाहिए। भाजपा के सुदर्शन भगत ने ओडिशा के गुमला में साल और महुआ के वृक्षों की बहुतायत को रेखांकित करते हुए इनके बीजों से खाद्य तेल निकालने के लिए क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की मांग की। भाजपा के रमेश भिदुड़ी ने दिल्ली न्यायिक सेवा और उच्च न्यायिक सेवाओं में ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% आरक्षण को लागू करने की आवश्यकता बताई। द्रमुक की टी सुमति ने कहा कि तमिलनाडु में चेन्नई से कन्याकुमारी तक समुद्र तटों की सफाई की जरूरत है। लोकसभा में आज शून्यकाल में कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कहा कि 1921 के मालाबार विद्रोह में मारे गए लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों की सूची से हटाने के भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कुछ दिन पहले दुर्घटनावश चली एक भारतीय मिसाइल के पाकिस्तानी सीमा में गिरने की घटना की पृष्ठभूमि में कहा कि परमाणु मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ संस्थागत बातचीत होनी चाहिए। सदन में विधायी कामकाज के तहत चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत एवं संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव विधेयक 2021 पर चर्चा हुई। चर्चा में कांग्रेस और दमुक सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव के अनुशासन तंत्र को सुदृढ़ करने के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने और संस्थानों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विधेयक पर संसदीय समिति की सिफारिशों को नहीं माने जाने का भी दावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि समय के साथ किसी भी कानून में संशोधन जरूरी होता है तथा सरकार इन संस्थानों से जुड़ी शिकायतों के निपटाने के लिए ठोस तंत्र बनाना चाहती है और इससे संस्थाओं की स्वायत्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदन में चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत एवं संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव विधेयक 2021 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के डॉक्टर एम के विष्णु प्रसाद ने कहा कि रचनात्मकता महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होती है, लेकिन लेखा के क्षेत्र में नहीं। उन्होंने संस्थान में अनुशासन समिति का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार इसमें अपने नामित लोगों की संख्या बढ़ाने जा रही है, जिससे इसका स्वतंत्र कामकाज प्रभावित होगा। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस विधेयक के कई प्रावधानों में गंभीर त्रुटियां हैं। उन्होंने कहा कि ये देखने में प्रगतिशील लगता है, लेकिन असल में नहीं है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के सुभाष चंद्र बहेड़िया ने कहा कि समय के साथ किसी भी कानून में संशोधन जरूरी होता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इन संस्थानों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ठोस तंत्र बनाना चाहती है और इससे संस्थाओं की स्वायत्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्रमुक के ई राजा ने कहा कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान अच्छे हैं, लेकिन कई ऐसे प्रावधान हैं जो आशंका उत्पन्न करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके कुछ प्रावधानों से लगता है कि सरकार का छिपा एजेंडा है। राजा ने कहा कि इस विधेयक पर संसद की स्थायी समिति ने विचार किया था, लेकिन इसकी सिफारिशों को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बीवी सत्यवती, शिवसेना के राहुल शिवाले, जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार, बीजू जनता दल के भृतहरि मेहताब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, आईयूएमएल के केईटी मोहम्मद बशीर, आरएसपी के एनके प्रेमचंदन, आरएलपी के हनुमान बेनीवाल, निर्दलीय नवनीत कौर राणा, भाजपा के अनुराग शर्मा, रवि किशन और बसपा के दानिश अली ने भी चर्चा में भाग लिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। अभ्यास abhyas.airnews@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक कवरेज और उन्हें समय पर पूरा करने का लक्ष्य बनाकर भेदभाव और भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर रही है। प्रधानमंत्री आज ग्रामीण आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 5,21,000 आवासों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, लेकिन गरीबों को सशक्त बनाने के लिए कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि गरीब सशक्त होगा तो उसमें गरीबी से लड़ने का साहस पैदा होगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांवों में बने ये 5,21,000 आवास इस बात का सबूत है कि देश के गरीब सशक्त हो रहे हैं। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि महिलाओं की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने हर घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम भी किया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2.5 साल में देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल के कनेक्शन दिए गए हैं। गरीबों को मुफ्त वैक्सीनेशन हो या फिर गरीबों को मुफ्त राशन, 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी में हमारी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। अगले 6 महीने में इस पर 80,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार को अनाज की अधिक खरीद के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने इस मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है और कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों के जीवन में नया सवेरा ला रहे हैं।
श्री चौहान ने कहा कि कोविड के मुश्किल हालात के बावजूद सरकार ने 5,21,000 घर बनाए और इस वर्ष 10 लाख घर और बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में वाशिम जिले को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित 8,970 आकांक्षी आवास में से 1,671 आवास पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं और शेष 7,299 अनुमोदन तथा हस्तांतरण के लिए प्रक्रियाधीन हैं। आकाशवाणी से बातचीत में वाशिम जिले की ग्रामीण विकास एजेंसी के अभियंता ने कहा कि पिछले साल 3,749 में से 1,000 लाभार्थियों को अपना घर मिल गया था। उन्होंने कहा कि इस योजना से आम आदमी का अपने घर का सपना साकार हुआ है। लाभार्थी इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पक्का घर आवंटित किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। संसद में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पारित होने के साथ ही बजटीय कार्यवाही संपन्न। प्रधानमंत्री ने कहा, गांव के गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के अभियान का उद्देश्य उनमें विश्वास की भावना बढ़ाना है। असम और मेघालय सरकार ने सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 की शुरुआत की। इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ हुई वार्ता के बाद रूस कीव के निकट सैन्य गतिविधि घटाने पर सहमत और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मैच जारी। असम और मेघालय सरकार ने आज नई दिल्ली में सीमा विवाद के समाधान के समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है और राज्यों के बीच सीमा विवादों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि शांतिपूर्ण विवाद मुक्त पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ये समझौता मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अपार लाभ मिलेगा। इससे दोनों राज्यों में शांति बनी रहेगी और जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शांति, विकास और संस्कृति के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को समाप्त करने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए पिछले 3 वर्ष में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए और आज एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने विवाद के तुरंत समाधान पर जोर दिया है। श्री संगमा ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मेघालय सरकार और कदम उठाएगी। सबसे पहले तो मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। करीब 3 साल पहले जब गुवाहाटी में एक नीडा का मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में सर आपने एक डायरेक्शन दिया सभी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर्स को कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में कि इन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए और उसी आदेश के बेसिस पर हम लोगों ने ये काम शुरू किया और आज पहला फेज हम लोगों ने पूरा किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि इन दोनों राज्य सरकारों ने विवादित स्थान के समाधान के लिए कदम उठाए हैं। हमने एक एक करके शुरू किया। दोनों सरकार का ओर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, सीमा में गया, लोगों से बातचीत किया और से डिस्प्यूटेड साइड का हमने समाधान निकालने में सफल हुआ।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज जल शक्ति अभियान कैच द रेन का शुभारंभ किया। ये अभियान इस वर्ष 30 नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष ये अभियान भूमिगत जल स्रोतों के विकास और जल ग्रहण क्षेत्र के विस्तार पर केंद्रित होगा। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार जल सुरक्षा सुनिश्चित करने और जलाशयों के संरक्षण के लिए सभी प्रयास कर रही है। जल ही जीवन है। प्रकृति ने मानवता को जल संसाधन का वरदान दिया है। प्रकृति ने हमें विशाल नदियां प्रदान की हैं, जिनके तटों पर महान सभ्यताएं फली फूली। भारतीय संस्कृति में नदियों का विशेष महत्व है और मां के रूप में उनकी पूजा की जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि लोक सेवकों का दायित्व है कि वे सुशासन का लाभ समाज के पिछड़े और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने को सुनिश्चित बनाएं। श्री नायडू ने कहा कि लोक सेवकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कल्याणकारी और विकास योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन से ही समाज के इन वर्गों में खुशहाली आएगी। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय स्मृति व्याख्यान दे रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी है। रूस और यूक्रेन के बीच आज तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में सैनिक कार्रवाई में कमी करेगा। रूस के मुख्य वार्ताकार व्लादिमीर मेदिंस्की ने कहा कि वार्ता सार्थक रही और यूक्रेन की ओर से दिए गए प्रस्ताव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने रखा जाएगा। इस बीच रूस के उप रक्षा मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन की तटस्थता और उसके गैर परमाणु दर्जे पर समझौते के बारे में बातचीत अब व्यावहारिक रूप ले चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इजरायल के रक्षा मंत्री बेन्यामिन गैट्स से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान राजनाथ सिंह ने इजरायल में हाल के आतंकी हमलों में नागरिकों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए खतरा है और सभ्य दुनिया में इसके लिए कोई जगह नहीं है। विश्व बैंक ने आज बांग्लादेश के लिए 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद को मंजूरी दे दी। ये मंजूरी सड़क सुरक्षा में सुधार और अधिक जोखिम वाले राजमार्गों तथा जिला स्तर की सड़कों पर यातायात दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से दी गई है। पुणे में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 9 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उधर न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में कल वेस्टइंडीज का मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 3 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तापमान 19 और 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू और लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। इन नगरों में तापमान 2 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 10 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी, इम्फाल, शेलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल श्रीलंका की मेजबानी में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बिम्स्टेक के सदस्य देशों से आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। संसद में वित्त विधेयक 2022 और विनियोग विधेयक 2022 पारित होने के साथ ही बजटीय कार्यवाही संपन्न। प्रधानमंत्री ने कहा, गांवों के गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के अभियान का उद्देश्य उनमें विश्वास की भावना बढ़ाना है। असम और मेघालय सरकार ने सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 की शुरूआत की और इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ हुई वार्ता के बाद रूस कीव के निकट सैन्य गतिविधि हटाने पर सहमत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।